अभिनव भी मोंटी का नाम सुनकर गुस्सा हो गया था, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और मोंटी से मिलने के लिए रवाना हो गया। जैसे ही दोनों बाहर आए तो अलायना ने फिर से पूछा, अभिनव तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभिनव जानता था कि जब तक अलायना को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक वह अभिनव का पीछा नहीं छोड़ेगी। वह उसके बचपन की आदत थी। ऐसे में वह रुका और उसने अलायना की आंखों में देखते हुए कहा, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, और आगे बढ़ने लगा। फिर अलायना एक पल के लिए अपनी जगह पर जमी की जमी रह गई। हालांकि उसे अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, पर वह जानती थी कि अभिनव इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। ऐसे में वह भी बिना कुछ कहे अभिनव के साथ आगे बढ़ने लगी थी। ऑफिस के सभी लोग अभिनव को अलायना जैसी पर्सनैलिटी के साथ घूमते हुए देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। कंपनी के बाहर निकलते ही अलायना की चमचमाती महंगी कार वहां से निकलने के लिए तैयार खड़ी थी। गाड़ी में बैठकर जैसे ही अलायना के इंजन स्टार्ट किया, वैसे ही अभिनव के सवाल अभी शुरू हो गए। मेरे पापा की प्रॉपर्टी वैसे है कहाँ कहाँ? आसपास ही है या फिर कहीं दूर? काफ़ी सारी लोकेशन पर है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। फिलहाल तो हम पुणे वाली प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं, जो कि सबसे मेन है, अलायना ने स्माइल करते हुए कहा। वहीं अभिनव की जुबान पर एक और सवाल उठा, हम गाड़ी से पुणे जा रहे हैं, 15-20 घंटे नहीं लग जाएंगे? अलायना हल्की सी हंस पड़ी और उसने फिर कहा, हम फिलहाल अपने प्राइवेट एयरपोर्ट जा रहे हैं टाइगर, वहां से प्राइवेट जेट लेकर सीधा पुणे लैंड कर जाएंगे, सिर्फ 2 घंटे ही लगेंगे वहां पहुंचने में। प्राइवेट जेट का नाम सुनते ही अभिनव थोड़ा हैरान हो गया। पापा के पास प्राइवेट जेट भी था? अभिनव ने खुलेपन पर अलायना ने मुस्कुराया और कहा, सिर्फ प्राइवेट जेट ही नहीं, शिप, कुछ आइसलैंड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं वह। अभिनव भले ही बाहर से कुछ दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर यह सब सुनकर हिल गया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ दिनों पहले तक डिलीवरी करते करते जहां वह 500 रुपए के लिए तरस जाया करता था, अब उसके लिए 5 या 50 करोड़ की चीज भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बातें करते हुए ही दोनों जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच गए और अपने प्राइवेट जेट में बैठे गए। अभिनव ने देखा कि वह प्राइवेट जेट भी अपने आप में एक छोटा मोटा घर था, जहां पर सोफे लगे थे, एक किचन था, एक बार था और टीवी थी। उसको पहले लगता था कि यह सब चीज होने में ही जिंदगी का असली मजा था, लेकिन अब सब मिल जाने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि इन सब में से किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। कुछ और बातचीत के बाद कुछ ही घंटे में वह पुणे लैंड कर चुके थे। पुणे में उन्हें लेने के लिए एक और गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। एयरपोर्ट से निकलकर और पुणे के बाजार की सड़कों से गुजरते हुए अब वह गाड़ी ऐसे रास्ते पर आ पहुंची थी जहां चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। तुम आसपास जो भी देख रहे हो वह तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है टाइगर? अलायना ने अभिनव को अपने आसपास हैरानी से देखते हुए नोटिस किया। अभिनव ने जब यह बात सुनी तो वह और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। उसकी प्रॉपर्टी का वह गार्डन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 10 मिनट तक और चलने के बाद ही वह गाड़ी एक ऐसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी जो किसी किले से कम नहीं थी। वह यह तो जान गया था कि टाइगर होने के नाते उसके हाथों में ताकत कितनी ज्यादा थी, लेकिन अब वह इस बात से भी वाकिफ हो गया था कि उसके पास संपत्ति भी कितनी अधिक है। वह दोनों गाड़ी से उतरने ही वाले थे, लेकिन अभिनव ने अलायना को रोक लिया। नंदिता, अंदर क्या होने वाला है? हम मीटिंग में किस बारे में बात करने वाले हैं? क्या आज सबको पता चल जाएगा कि मैं टाइगर हूँ? हाँ, और अगर पता चलता भी है तो चलने दो अभिनव, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है, अब अलायना ने उसे समझाते हुए कहा। हालांकि अभिनव काफी नर्वस हो चुका था। उसके चेहरे पर डर महसूस करते हुए अलायना ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तो अपनी ओर से तुम कुछ मत कहना, मैं और अकरम संभाल लेंगे, ठीक है? हम वैसे भी यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी के काम से ही आए हैं, जो सिर्फ कागजों में होगी। अलायना की बात पर थोड़ा भरोसा करके अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी।
और वह दोनों गाड़ी से उतरकर चले गए। उनके उतरते ही दो गार्ड्स पास आ गए और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगे। वह एक लंबे गलियारे से घर के अंदर मेन हॉल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। गुस्से से लाल हो रहा था। अभिनव अपने आसपास इतनी शांति, दीवारों पर मूर्तियां और पेंटिंग को देखते जा रहा था। वहां एक भी चीज 1 करोड़ रुपए से कम की नजर नहीं आ रही थी। इतना सब कुछ देखने के बाद ही अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता कितनी बड़ी हस्ती थे और टाइगर नाम भी अपने आप में कितना जोर रखता था। हालांकि अब यही बात उसे कहीं न कहीं सता भी रही थी। उसके मन में अब सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे कि अगर वह खुद टाइगर ही था तो उसे अपनी पहचान छुपाने में इतना डर क्यों लग रहा था। मेन गेट के पास पहुंचते ही गार्ड ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से उसे खोला और अलायना और अभिनव को अंदर एक लंबा और हैंडसम आदमी घड़ी में टाइम देखता नजर आया। गेट खुलते ही उस आदमी के चेहरे पर पहले हल्की सी चिढ़ दिखाई दी और जो अभिनव नोटिस कर चुका था। हालांकि वह उसे तुरंत ही एक नकली स्माइल में बदलकर अलायना के पास आने लगा। देर आए पर आ तो गए, कैसी हो मिस अलायना। अलायना से यह सवाल करने वाला यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मोंटी था। अभिनव उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वह देखने में हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था। मोंटी का चेहरा खूब उसके पिता से मिलता था। अभिनव उसकी तीखी आंखों में वही चालाकी देख पा रहा था जो उसने आखिरी बार राणा की आंखों में देखी थी। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ, बड़े दिनों के बाद दिखे हो मोंटी। अलायना ने भी उसे ताना मारते हुए पूछा। अभी तक तो ठीक था, आगे का पता नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ अभी ही यहाँ से चला जाऊं। मोंटी ने कहा। इतनी जल्दी क्या है मोंटी, पहले सब गढ़वाल को वापस तो दे दो। इतना लोड अपने सिर पर कैसे लिए घूमोगे। अलायना ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा। मोंटी की स्माइल यह सुनकर हल्की होने लगी थी। कितना आसान है ना सुनने में यह सब। अलायना गढ़वाल अचानक से वापस भी आ गया, किसी ने पूछा भी नहीं वह इतने सालों तक कहाँ था। बस सब उसे प्रॉपर्टी पास करने के लिए तैयार हो गए और इतने वक्त से जो मुझे कोई बार मौत का सामना करना पड़ा, कभी कभी तो खुद को टाइगर भी बताना पड़ा, वह शायद किसी के लिए मैटर नहीं करता। मोंटी की आवाज ऊंची हो चुकी थी। दूसरी ओर उसके एक एक शब्द में अभिनव और अलायना का चेहरा भी रूखा पड़ते जा रहा था। अभिनव को ना ही मोंटी का चेहरा और ना ही उसकी बातें बर्दाश्त हो रही थीं। वह सीधा मोंटी का गिरेबान पकड़ना चाहता था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो वह अचानक ही बीच में बोल पड़ा। तो कहो ना, तुम्हें क्या चाहिए। मोंटी ने अभिनव की आवाज सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी नजरें अलायना की ओर घुमा ली। वैसे यह कौन है, तुम इसे अपने साथ लेकर आई हो क्या। यह मेरा बिजनेस पार्टनर है अभिनव। अलायना अभिनव की आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई सरनेम सोच ही नहीं रही थी कि अचानक मोंटी बीच में बोल पड़ा। अभिनव, लेकिन तुम तो टाइगर को अपने साथ लेकर आने वाली थी ना, कहाँ है वह। फिर से दुम दबाकर भाग गया क्या, जैसे पहले भागा था, साला भगोड़ा कहीं का। अभिनव गढ़वाल मैं ही हूँ, द टाइगर, और टाइगर भगोड़ा नहीं है। अभिनव का इंट्रोडक्शन सुनते ही मोंटी एक पल के लिए अपनी जगह पर थम गया और फिर उसकी हंसी छूट गई। अरे अलायना, ड्रामा स्कूल से लाई हो क्या इसको। बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, थोड़ा और अच्छे से करता तो मैं मान भी लेता कि यही टाइगर है। एक तरफ मोंटी के ताने बढ़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ अभिनव का पारा। उन दोनों के बीच अलायना घबरा गई थी। उसे लगा था कि अभिनव अपनी आइडेंटिटी आज भी छुपाने वाला है, खासकर मोंटी के सामने। हालांकि उसने अचानक ही खुलेआम अपना इंट्रोडक्शन दे डाला था। मोंटी, यही है टाइगर, अलायना ने जोर देकर कंफर्म किया। इस बार मोंटी को हंसी की जगह गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या लगा किसी को भी टाइगर बनाकर ले आओगी और प्रॉपर्टी हड़प लोगी। और तू, अगर तू सच में टाइगर है तो इतने सालों से कहाँ गायब हो गया था। इतने सालों से याद नहीं आई तुझे कि तेरा बाप इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गया है। बाप शब्द सुनते ही अभिनव के पास आकर मोंटी का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, बोला ना मैं ही हूँ द टाइगर, समझा। अभिनव के कॉन्फिडेंस से मोंटी अब थोड़ा डर गया था। कोई एक्टर सिर्फ एक्टिंग कर सकता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह मोंटी जितने बड़े आदमी का कॉलर पकड़ लेता।
टाइगर, मोंटी, प्लीज दोनों शांत हो जाओ, किसी ने देख लिया तो गलत इंप्रेशन जाएगा। अलायना ने दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए कहा। अलायना, सच सच बताओ, कौन है यह आदमी? मोंटी ने कहा। अलायना ने आहें भरी और कहा, बस यार, अकरम कहाँ है? अब उनसे जाकर ही मिलना पड़ेगा। अलायना अपना फोन निकालकर अकरम का नंबर डायल करने लगी और घर के अंदर चली गई। मेन गेट के पास अब अभिनव और मोंटी अकेले खड़े थे। कुछ सेकंड्स की चुप्पी को फिर मोंटी ने ही तोड़ा और कहा, कहाँ था टाइगर? इतने सालों से जंगलों में हिरण का शिकार कर रहा था। किसी फोटोग्राफर ने तेरी फोटो भी निकाली होगी, किसी टीवी चैनल पर भी आया होगा। तू गलती से है ना? मोंटी ने अभिनव की ओर तंज कसा। मोंटी अभी भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था कि उसके सामने खड़ा शख्स टाइगर था। अपने आप से क्यों नहीं पूछता कि मैं इतने सालों से कहाँ था? अभिनव अचानक बोल पड़ा, जिससे एक पल के लिए मोंटी शॉक्ड हो गया। क्या बोला बे तू? मोंटी ने दांत पीसते हुए कहा। अभिनव उसकी ललकार सुनकर उसके और पास आ गया। एक बात सुन, मैं इतने सालों से गायब था तो मजबूरी में, ना कि मर्जी से। यह तो बिल्कुल मत सोचना कि जिम्मेदारियों से भाग गया था। मैं भागा था तो किसी की वजह से। अभिनव की बात सुनकर मोंटी ने पलक झपकाई और फिर वह बोल पड़ा, देख, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मैं तेरे दांत तोड़कर तुझे बाहर गार्डन में गाड़ दूं, सीधा सीधा बता दे, कौन है तू? मोंटी का जवाब सुनकर अभिनव भी दांत पीसकर बोल पड़ा, गुस्सा तुझे नहीं, मुझे होना चाहिए, क्योंकि तेरे बाप ने ही मेरे पिता को गोली मारी है। अभिनव चिल्ला पड़ा था, जिसके साथ ही मोंटी की भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। अभिनव के लिए यह पता लगा पाना मुश्किल था कि वह शॉक्ड इसलिए हुआ था क्योंकि यह बात उसे पहले पता नहीं थी, या फिर इसलिए कि यह बात अभिनव को पहले से पता थी। अभिनव खुद भी यह बात बोलने के बाद मन ही मन अफसोस कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद इमोशनल होकर उसने जल्दबाजी कर डाली थी। तू क्या बोल रहा है? मोंटी की आवाज अब हल्का लाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अभिनव एक बार और चिल्ला पड़ा था, सच बोल रहा हूं मैं, जा और जाकर पूछ तेरे बाप से कि क्या हुआ था उस रात। अभिनव को लगा कि अब वो जब एक बार को दबी बातें बाहर निकल ही चुकी थीं तो उन्हें फिर से दबाने का कोई मतलब नहीं था। भले ही इस कोशिश से आगे जो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम मोंटी को यह तो समझ आ ही गया जाएगा कि अगर वह सच में इस कंपनी में बुरे इरादे लेकर बैठा है तो उसके बुरे दिन भी अब शुरू हो चुके हैं। मेरा मतलब यह है कि मेरे डैड ने मरने से पहले तेरे बाप को मारा था। मोंटी ने अपना गला साफ करते हुए पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ पापा को ही नहीं मारा था, बल्कि मेरे ऊपर भी गोली चलाई थी। ऐसा सुनने में आया था कि वह आदमी कंपनी की सारी प्रॉपर्टी तुझे देना चाहता था। यहाँ आकर अब दिख भी रहा है कि तू सारी प्रॉपर्टी पर क्यों बैठा हुआ है, और अब मैं वापस मांगने आ गया हूँ तो तुझे बड़ी जलन हो रही है। अभिनव मोंटी की आंखों में इस कदर घूर रहा था मानो वह उसकी आत्मा में देख पा रहा हो। मोंटी को भी अभिनव की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। आज तक इतने गंदे इल्जाम मोंटी पर किसी ने नहीं लगाए थे। उससे रहा नहीं गया और उसने सीधा बंदूक निकालकर अभिनव के माथे पर तान दी। मोंटी की सांस गुस्से में बहुत तेज चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि मोंटी अभिनव पर गोली चलाता, अभिनव खुद आगे आया और उसकी बंदूक की नली पकड़ कर बोला, चला गोली, चला, तू और तेरा बाप बस यही कर सकते हैं, धोखा, गद्दारी, फरेब। शट अप, जस्ट शट अप, बस अब चुप हो जाओ। टाइगर, तू जो भी इल्जाम मेरे पिता पर लगा रहा है वह गलत है। वह दोनों तो दोस्त थे, ऐसे हो ही नहीं सकता। मोंटी का जवाब सुनते ही अभिनव को और भी गुस्सा आ गया। मैं इतने सालों तक जो भटका हूं ना, वह सिर्फ तेरे बाप की वजह से ही है। वह तो कुछ दिनों पहले किस्मत से मेरी मुलाकात अकरम से हो गई और फिर मुझे पता चला कि मैं असल में था कौन। इतने सालों तक तू मेरी प्रॉपर्टी पर ऐश करता आया है, भूलना मत अभिनव। और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को काबू किया। उसे पता था कि अगर वह बहस थोड़ी और चली तो वह मोंटी की यहाँ पर जान भी ले सकता था। उधर मोंटी भी जानता था कि अब दोनों के बीच कभी भी
हाथापाई हो सकती थी, इसलिए उसने अपने आप को ठंडा रखते हुए कहा, देख, तू जो कह रहा है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, फिर भी मैं इस पर ठंडे दिमाग से सोचूंगा। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मोंटी वहां से निकलने ही वाला था कि अभिनव ने उसे रोक लिया। अगर तू यहाँ से चला गया तो मैं यही मानूंगा कि तुझे पहले से सब पता था। अभिनव ने गहरी सांस लेकर अपनी बात कही। वह मोंटी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने ही वाला था कि इतने में उसकी नज़र कोने में खड़ी अलायना पर पड़ी। अलायना को देखते ही वह थोड़ा चौंक भी गया और सोचने लगा कि कहीं उसने पूरी बात ना सुन ली हो। अभिनव की बात सुनकर मोंटी भी रुक गया था और वह दोनों अब अलायना की ओर देखे जा रहे थे। इससे पहले कि अलायना कुछ कह पाती, उसके पीछे से अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। क्या चल रहा है यहाँ पर? तीनों के पलट कर देखा, यह आवाज बलराज की थी। बलराज अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उनके करीब आ पहुंचा। यह मत बोलना कि तुम लोगों ने इधर ही मीटिंग खत्म कर दी। नहीं नहीं, हम तो बस मीटिंग में ही आ रहे थे, है ना मोंटी? अभिनव ने मोंटी की ओर देखकर उसे हाँ करने का इशारा किया। भले ही मोंटी उन लोगों में से था जिसे दूसरों की सुनना पसंद नहीं था, लेकिन फिलहाल यह ऑर्डर टाइगर का था। हाँ बलराज अंकल, वैसे काफी महीनों बाद शक्ल देखी आपकी। कितने महीनों से इग्नोर करे जा रहे थे मुझे आप, मोंटी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जिसका जवाब भी बलराज ने फीकी मुस्कान से ही दिया। तुझसे ज्यादा जरूरी काम रहते हैं करने को, बलराज ने कहा। दूसरी ओर अलायना मोंटी और अभिनव के हाव भाव नोटिस कर रही थी। उसे यह महसूस हो गया था कि इन दोनों के बीच अभी अभी बहस हुई थी। हालांकि वह कुछ भी ढंग से सुन नहीं पाई थी। उसे कुछ साफ सुनाई दिया था तो वह अभिनव की आखिरी लाइन, जो कि मोंटी को वहां से जाने से रोक रही थी। अलायना को एहसास हो गया था कि वह दोनों ही कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे थे। चलें, अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली होगी, अभिनव ने कहा और बाकी तीनों लोगों की ओर देखा। उसके एक बार कहने पर ही तीनों मीटिंग के लिए निकल पड़े। एक बड़ा गेट खोलकर उनकी एंट्री गेस्ट रूम में हुई, जो कि किसी आम घर के साइज से भी बड़ा था। ऊपर लगा झूमर, राजा महाराजाओं जैसी कुर्सियां, जगह जगह महंगे डेकोरेशंस, यह सारी चीज अभिनव को बार बार एहसास करवा रही थी कि वह कौन था। उसके रूम में घुसते ही टेबल पर बैठे सभी सीनियर्स अपनी जगह से खड़े हो गए और ताली बजाकर उसका स्वागत करने लगे। वेलकम टाइगर, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझ प्लीज बैठिए, अभिनव ने सिर हिलाकर कहा और सबके बैठने के बाद वह भी मेन चेयर पर आकर बैठ गया। टाइगर के लौट आने की खुशी में सभी लोग वाइन से सेलिब्रेट कर रहे थे। अभिनव को यह नज़ारा देखकर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जहां उसकी कंपनी लॉस में जा रही थी, वहां यह सभी लोग बिना किसी परवाह के ऐश किए जा रहे थे। 10 साल बीत गए, हमें तो लगा था कि टाइगर अब कभी वापस आएगा ही नहीं। टेबल पर बैठे लोगों के बीच जयदीन ने हंसते हुए कहा, एक सेकंड, टाइगर को मैंने खोजा है, मुझे एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अकरम ने भी सभी लोगों के साथ ठहाके लगाते हुए कहा, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि मुझे इतने सालों बाद भी वैसी ही रिस्पेक्ट मिल रही है जैसी मिलनी चाहिए, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मुझे यह पता चला है कि हमारे ग्रुप की पोजीशन मार्केट में अभी डगमगा रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन सेलिब्रेशंस को जल्दी ही खत्म करके तुरंत ही अपने अपने काम पर लग जाएं। हाँ, मुझे भी आज ही गुड़गांव वापस लौटना है, अलायना ने भी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। चिंता मत करो टाइगर, अब तुम आ गए हो तो कुछ गलत थोड़ी ना होगा, सब मिलकर काम कर पर लग जाएंगे और ग्रुप को सबसे टॉप पर लेकर जाएंगे, देखना, लोकेश ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है टाइगर के आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाने का, वह अभी भी अंडरकवर है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बलराज ने मीटिंग में बैठे सभी लोगों को याद दिलाते हुए कहा, ताकि कोई गलती से भी टाइगर के लौट आने की खबर बाहर लीक ना कर सके। सभी लोगों ने इस बात पर सिर हिलाकर हामी भी भर दी। तो अब पेपर वर्क शुरू करें, सभी लोगों की ओर देखकर अकरम की नजरें फिर से मोंटी पर आकर टिकी। मोंटी ने सिर हिलाकर अकरम का इशारा समझा और वह एक छोटा सा लॉकर लेकर आ गया।
अभिनव के सामने लाकर रखते ही उसने कहा कि मुझे जो कुछ भी पता है वह मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके अलावा तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टीज के कागज इस लॉकर में हैं, एक बार चेक कर लो। अभिनव ने नोटिस किया कि मोंटी के हाव भाव अब पहले से काफी शांत हो चुके थे। उसने धीरे से लॉकर को अपने ओर खींचा और खोल दिया। लॉकर खोलते ही अभिनव ने देखा कि वह बहुत सारे कागजों से पूरी तरह भरा हुआ था। उसको मन ही मन अपने ऊपर हंसी भी आ रही थी कि कहाँ उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज थीं और वह दिन का 500 रुपये कमाने के लिए इधर उधर धक्के खाता रहता था। वह काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, लगता है तुम्हारे पापा के काफी प्लान थे तुम्हारे लिए टाइगर, अलायना ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। वहीं स्माइल देकर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हिस्सा तुम्हें भी चाहिए? अभिनव ने हंसते हुए धीरे से अलायना को समझा नहीं आया कि वह कैसे रिएक्ट करे। इससे पहले कि वह कुछ बोल भी पाती, उन दोनों के पास ही खड़ा मोंटी अलायना की ओर देखकर बोल पड़ा, सच में तुम्हें भी हिस्सा लोगी? मोंटी को हैरान देख अभिनव ने आहें भरी और कहा, अरे मजाक था यार, छोड़ो, तुम्हें मुझे और कुछ देना है? वक्त रहते दिल्ली भी पहुंचना है फिर। अभिनव की बात में अलायना ने भी अपनी बात जोड़ दी, हाँ मुझे भी पहुंचना है, इवनिंग में एक मीटिंग है। दोनों को जल्दी से देखकर मोंटी ने एक प्रपोजल दिया, एक काम करो ना अलायना, तुम टाइगर का जेट लेकर निकल जाओ, टाइगर मेरे साथ आ जाएगा। मोंटी का प्रपोजल सुनते ही अलायना को थोड़ा डाउट हुआ और उसने अभिनव की ओर उसका ओपिनियन जानने के लिए देखा। हाँ ठीक है, तुम जाओ अलायना, बाद में मिलते हैं, अभिनव ने कॉन्फिडेंट कासली कहा। उसकी ओर सिर हिलाकर अलायना बाकी मेंबर से मिलते हुए वहां से निकल गई। मोंटी को एक पल के लिए लगा कि वह शायद अभी भी कुछ फाइल्स भूल रहा था। वह उन्हें ढूंढने फिर से ऊपर गया भी, लेकिन दरवाजा खोलते वक्त ही हिचकिचाने लगा। उसने सोचा कि वह सारी फाइल्स ऑलरेडी ला चुका था और उसे फिर से नीचे ही चले जाना चाहिए था। दूसरी ओर अभिनव भी अपनी सारी जरूरत के कागज सूटकेस में पैक करते हुए खड़ा हो गया। उसको खड़े होते देख टेबल पर बैठे बाकी लोग भी तुरंत ही खड़े हो गए थे। अब मैं चलता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। ठीक है टाइगर, सभी मेंबर की हामी एक साथ गूंज उठी। सभी लोग अब धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगे। सभी सीनियर्स को वापस ले जाने के लिए उस किले के बाहर लाइन से गाड़ियां तैयार खड़ी थीं। तो फिर मूवी देखने कब आ रहे हो टाइगर? लोकेश ने अभिनव के साथ बाहर निकलते हुए पूछा। रियल लाइफ में तो एडवेंचर खत्म होने दो अंकल, फिर रियल लाइफ में भी देख लेंगे, अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मोंटी और अभिनव एक गाड़ी में बैठ गए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वहां पर मोंटी का प्राइवेट जेट तैयार ही खड़ा था। कुछ ही देर में प्लेन हवा में था और मोंटी प्लेन के अंदर बाहर में था। मोंटी ने अभिनव की ओर देखकर पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? अभिनव खिड़की से बाहर बादलों को देख रहा था। नहीं, अभिनव ने एक पल के लिए मोंटी को देखा और फिर अपनी नजरें खिड़की की बाहर घुमा ली। मोंटी भी उसे देखते हुए अपनी ड्रिंक लेकर सीट पर आकर बैठ गया। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी नाराज होता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी जो भी गलतफहमी है उसे मैं दूर करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने पिता पर ही लांछन क्यों ना लगाना पड़े। तुम मुझे अपना दोस्त तो नहीं मान पाओगे, लेकिन प्लीज अपना दुश्मन भी मत मानना, मोंटी ने अपने ग्लास में से एक सिप लेते हुए कहा। अभिनव चुप बैठा खिड़की के बाहर देख रहा था। मोंटी ने फिर से अभिनव से सवाल किया, मैंने सुना है तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। मोंटी की आंखों में दिलचस्पी थी। अभिनव ने आहें भरकर जवाब दिया, लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से बताऊंगा, फिलहाल तो इन पेपर्स के अलावा और कुछ है जो मुझे जानने की जरूरत है? मोस्ट लाइकली नहीं। उस लॉकर में तुम्हारे पिता की सारी प्रॉपर्टीज की फाइल थी, कुछ तो ऐसी भी थी जिन्हें कभी खोला ही नहीं गया था, मोंटी ने ड्रिंक करते हुए कहा। अभिनव ने हामी में सिर हिलाया। मोंटी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर वह समझ गया था
कि उनके ग्रुप की कंपनी का हाल बुरा क्यों था। लोकेश ने भी उसे कहा था कि मोंटी बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। सारी कंपनी से तुम कांटेक्ट में रहते हो? अभिनव ने उसकी ओर देखकर पूछा। मोंटी ने आखिरी शिप लेकर ग्लास सामने टेबल पर रखा। ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, बस कभी कभी रानी से रिपोर्ट ले लेता हूँ। हालांकि तेल रिफाइनरी पूरी मैं ही मैनेज करता हूँ। ओके, अभिनव ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, ओके ठीक है, तुम ही उसे मैनेज करना और हर 3 महीने में मुझे डिटेल्स रिपोर्ट भेजते रहना। बिल्कुल, थैंक्स, मोंटी ने स्माइल करते हुए कहा। कुछ ही मिनट में वह फिर दिल्ली लैंड कर चुके थे। कार में बैठते ही मोंटी ने अपने फ़ोन में रानी का नंबर डायल किया। सिर्फ 1 सेकंड में ही रानी ने उसका कॉल उठा लिया था। गुड मॉर्निंग मोंटी सर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ। यह एक ज़रूरी आदमी का नंबर है, तुम इनसे बात कर लेना, मोंटी ने कहा। जी सर, पर क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किससे होने वाली है? रानी खुश होकर चिल्लाने लगी। वह तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम्हें उनका नंबर सेंड कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कांटेक्ट कर लेना, मोंटी ने एडवाइस दी। जी सर, आप सेंड कर दीजिए, मैं अभी ही उनसे कांटेक्ट कर लूँगी। थैंक यू सो मच, मोंटी ने फ़ोन काट दिया। अच्छा हुआ तुमने उसे मेरा नाम नहीं बताया, बेचारी हार्ट अटैक से मर जाती। अभिनव ने मोंटी के फ़ोन की ओर देखकर कहा, इसका पता नहीं, लेकिन तुम जिंदा हो यह जानकर मुझे जरूर खुशी हो रही है, और तुम्हारे वापस आ जाने से तो और भी ज़्यादा, मोंटी ने ईमानदारी से कहा। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कंपनी में कोई जासूस बैठा है, इसलिए केयरफुल, किसी को पता नहीं लगना चाहिए मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में। मोंटी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, डोंट वरी, जब तक मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा, मोंटी का वादा है। वैसे तुम्हारा नंबर तो दो, रानी को भी सेंड करना है। अभिनव ने अपना फ़ोन निकाल कर मोंटी के फ़ोन में कॉन्टैक्ट शेयर कर दिया। मोंटी ने वह कॉन्टैक्ट रानी को तुरंत सेंड कर दिया और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही अभिनव के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आ गया। हेलो मिस्टर गढ़वाल, प्रोटॉन पब्लिशर्स की सेक्रेटरी रानी बोल रही हूँ। फ़ोन की दूसरी साइड पर रानी की फर्जी एक्साइटमेंट अभिनव अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। हेलो रानी, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर, आप जिंदा हो? रानी ने कांपते हुए होठों से कहा। कितने सालों बाद इस नाम को सुनकर रानी ऊपर से नीचे तक कांप उठी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अभिनव के हाथ में उसकी कंपनी का कंट्रोल आ चुका था, जिसके चलते अब प्रोटॉन पब्लिशर्स की सेक्रेटरी रानी ने भी उससे कांटेक्ट कर लिया। हेलो रानी, फर्स्ट काम, जो मुझे कंपनी की पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करने हैं तो तुम उन चेंज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी रहना। सेकंड, मुझे मोंटी से सुनने को मिला है कि तुमने एलेक्स कॉरपोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभिनव ने जानबूझकर अपनी आवाज़ भारी रखी ताकि रानी को उसकी डबल आइडेंटिटी को लेकर शक ना हो। जी सर, हमने अभी ही वह डील फाइनल की है, रानी ने अपने आप पर गर्व करते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अभी एक काम करो, एलेक्स कॉरपोरेशन के उस क्लाइंट सनी को फ़ोन लगाओ और उसको बोलो कि हमें उसके साथ काम नहीं करना, डील कैंसिल, अभिनव ने ऑर्डर देते हुए कहा। क्या सर, अचानक यह डील? रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना कर दो। क्यों, क्या, कैसे? मैं वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास वैसे भी अभी बहुत काम बाकी है करने को, अभिनव ने उसे प्रोफेशनली डांटते हुए कहा। रानी अभी भी उससे डील कैंसिल करने की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन उसके पास टाइगर के सामने दोबारा बोलने का हक नहीं था। ठीक है सर, रानी ने धीरे से कहा। उसके बाद उसे फ़ोन कट जाने की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, तुम एलेक्स के साथ वाली डील क्यों कैंसिल कर रहे हो? अभिनव के पास बैठे मोंटी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। ऐसे ही, नाम अच्छा नहीं लगा मुझे उसकी कंपनी का, अभिनव ने स्माइल करते हुए कहा। इस वक्त मोंटी का फ़ोन बजने लगा।
उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो वह रानी का था। अभिनव ने उसे फोन स्पीकर पर रखने का इशारा किया। हेलो, यस रानी। मोंटी सर, सॉरी आपको डायरेक्टली कॉल कर लिया। मैं बस यह कंफर्म करना चाहती हूँ कि मिस्टर गढ़वाल ने एलेक्स कॉरपोरेशन के साथ डील करने से इनकार कर दिया है। एक्चुअली यह डील हमारी कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती थी। रानी की आवाज़ धीमी होती चली गई। तो उसमें अब मैं क्या करूं? मुझे क्यों कॉल किया है? मोंटी ने गुस्सा करते हुए पूछा। सर, अगर आप एक बार इस बारे में टाइगर सर से बात कर लेते तो, रानी डरते हुए मोंटी से कहने लगी। पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मोंटी उस पर भड़क उठा। आर यू सीरियस रानी? तुम्हें पता नहीं है क्या टाइगर के ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वह और वैसे भी बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं, अगर हम यह टाइगर पर ही छोड़ दें तो सबके लिए बेहतर होगा। मोंटी ने यह बात कहते हुए अभिनव की ओर देखा, जो बिना किसी इमोशन के उसे ही देखे जा रहा था। नहीं सर, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस कंपनी के लिए ही। रानी तुरंत ही फोन पर गिड़गिड़ाने लगी। उसकी ऐसी आवाज सुनकर अभिनव के चेहरे पर हंसी आए जा रही थी। लिसन रानी, एक एडवाइस दे रहा हूँ, टाइगर के रास्ते के बीच प्लीज मत आओ। उस बंदे का गुस्सा बहुत तेज है। एक छोटी सी चूक और वह तुम्हें फायर भी कर सकता है। मोंटी ने गहरी आवाज में रानी को समझाते हुए कहा। अभिनव अभी भी मुस्कुराता हुआ खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। ठीक है मोंटी सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आप बस प्लीज अभी जो हमारी यह बात हुई है इसके बारे में टाइगर सर को मत बताना। रानी की बॉसी आवाज आज पतली होकर रिक्वेस्ट कर रही थी। मोंटी ने उसकी मजबूरी पर आहें भरी और फिर धीरे से एक बात कहते हुए फोन काट दिया। सॉरी रानी, लेकिन टाइगर अभी साथ में ही है और उन्होंने यह सारी बात सुन ली है। मोंटी की आखिरी लाइन सुनते ही अभिनव और भी जोर से हंस पड़ा। मोंटी भी उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोल पड़ा। इसी तकनीकी से तो आज इतनी सारी कंपनी खड़ी हो चुकी हैं अभिनव। बस कानून पता नहीं क्यों इसे माफिया का नाम दे देता है। जो भी है अच्छा तरीका है, अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने फिर देखा कि मोंटी अभी भी उसी की ओर देखे जा रहा था। क्या बात है? उसने कहा। मैं तुम्हारा सेकंड इन कमांड हूँ टाइगर। मोंटी ने धीरे से ग्रुप में अपनी पोजीशन का कंफर्मेशन मांगा। अभिनव ने उसकी ओर एक पल के लिए देखा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ फोन से कम्युनिकेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नो प्रॉब्लम, मोंटी ने हामी भरी और फिर अपने बैग में से एक स्पेशल फाइल निकालकर अभिनव को थमा दी। यह एक और फाइल बच गई थी तुम्हें देने के लिए। अभिनव ने उस फाइल को देखते हुए पूछा, यह कौन सी प्रॉपर्टी है अब और मुझे पहले क्यों नहीं दी? मोंटी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वह अभिनव की फाइल खोलने का इंतजार करने लगा। अभिनव ने भी फाइल खोली और दूसरे पन्ने पर उसे एक ब्लैक कार्ड दिखाई दिया। ऐसा कार्ड तो मुझे अकरम ऑलरेडी दे चुका है, अभिनव ने उस कार्ड को निकालते हुए कहा। नहीं, यह कार्ड उससे भी ज्यादा कीमती है। एक बार गौर से देखो, मोंटी ने अभिनव का कंफ्यूजन चेहरा देखते हुए कहा। अभिनव ने जब गौर से देखा तभी उसे एहसास हुआ कि यह कार्ड अकरम के दिए हुए कार्ड से भी कीमती था। जहां अकरम के कार्ड पर सोने की धारियां चल रही थीं, वहीं इस कार्ड पर बहुत ही छोटे छोटे डायमंड एक लाइन में जमे हुए थे। इस कार्ड की लिमिट 1000 करोड़ रुपए है। अभिनव, मोंटी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा ने यह कार्ड तुम्हारे लिए पहले से ही बनवा रखा था, मोंटी ने आगे कहा। 1000 करोड़ रुपए सुनते ही अभिनव के कान सुन्न पड़ गए। हालांकि फिर उसके मन में यह भी सवाल आया कि उसके टोटल नेटवर्थ क्या थी। एक बात बताओ मोंटी, मेरी नेटवर्थ क्या है? वेल, नेटवर्थ आपकी हद तक तुम्हारी कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर बहुत ही रफ एस्टीमेट लगे तो सारे एस्टीमेट मिलाकर तुम्हारी नेटवर्थ 80 से 90 हजार करोड़ होनी चाहिए, मोंटी ने मोटा मोटा अंदाजा लगाया, जिसे सुनते ही अभिनव की आंखें चमक गईं। इसका मतलब मैं बिलियनियर हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, 80-90 हजार करोड़, यही कुछ 10-11 बिलियन डॉलर होंगे, मोंटी ने सिर हिलाते हुए कहा। अभिनव मोंटी से नजर हटाकर फिर से नीचे फाइल की ओर देखने लगा।
उसके चेहरे पर भले ही कुछ खास इमोशन नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं। फाइल में उसने कुछ पन्ने और पलट दिए तो उसे कुछ और कार्ड नजर आए। अब यह कार्ड किस लिए हैं? मोंटी ने उन कार्ड की ओर एक नज़र डाली और कहा, यह कार्ड तुम्हारी उन कंपनी के लिए हैं जिसमें तुम शेयर होल्डर हो। वैसे मुझे नहीं पता कि इन कार्ड का एग्जैक्टली इस्तेमाल क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि इन कार्ड की मदद से कंपनी के स्टॉक को लिक्विड करेंसी कैश निकाला जा सकता है। अच्छा, अभिनव ने मोंटी की इन्फॉर्मेशन पर सिर हिलाते हुए कहा। गाड़ी में बैठे हुए उन्हें काफी वक्त हो चुका था और दिल्ली का ट्रैफिक पार करके वह फाइनली गुड़गांव पहुंच चुके थे। मोंटी ने अभिनव के कहने पर उसे उसकी कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटी पर छोड़ दिया था। हालांकि फिलहाल कंपनी के अंदर जाने से अभिनव हिचकिचा रहा था। उसे पता था कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम हो जाने के बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं होने वाली थी। साथ ही वह सूटकेस भी फिलहाल उसके साथ था जिसमें उसकी 90,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात थे। भले ही अभिनव का दिमाग उससे कम पर वापस जाने के लिए मजबूर कर रहा था, पर उसके मन ने इनकार कर दिया। इसलिए वह कंपनी में घुसने की बजाय सीधा पार्किंग लौट गया और वहां से अपनी गाड़ी लेकर अपने पुराने घर पर चला गया। अभिनव को महसूस हुआ कि इन सभी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए उसे फिलहाल एक घर खरीदने की भी जरूरत थी। अपने पुराने घर पहुंचते ही अभिनव सूटकेस लेकर अंदर भाग गया। इसी हड़बड़ाहट में उसने नोटिस ही नहीं किया कि एक गाड़ी उसका कब से पीछा कर रही थी और उसमें से 3 लोग आकर अब उसके घर की तरफ आ रहे थे। सुबह से इसके पीछे घूम रहे थे, अब मिला साला। उनमें से एक आदमी ने कहा, पक्का यही है ना? वह कोई और हुआ तो फालतू का मैटर हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ यही है, देवेंद्र सर ने इसका फोटो भी भेजा था। तीसरे ने कहा, इन तीनों को वैभवी के बॉयफ्रेंड देवेंद्र ने ही भेजा था अभिनव पर हमला करने के लिए। देवेंद्र अभिनव से अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था जो उसे पिछली रात लोकेश के सिनेमा हॉल में झेलनी पड़ी थी। तीनों बदमाश अभिनव का पीछा करते हुए उसके पुराने घर के करीब पहुंच चुके थे। हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि अभिनव की उस खटारा गाड़ी के चारों ओर कैमराज लगे हुए थे, जो गाड़ी बंद होने पर भी अपने आसपास किसी तरह का भी मौसम देखकर उसे रिकॉर्ड कर लिया करते थे। अभिनव ने घर का दरवाजा खोलते ही सूटकेस साइड में रखा कि तभी उन तीनों ने उसके सिर पर क्रिकेट के बैट से जोरदार हमला कर दिया। सर पर चोट खाते ही अभिनव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तीनों बदमाशों ने तुरंत ही बेहोश पड़े अभिनव को उठा लिया और उसे लेकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में पलट दिया। अभिनव की गाड़ी के कैमरों में यह पूरा नजारा रिकॉर्ड हो चुका था। कुछ देर बाद अभिनव को धीरे धीरे होश आने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके सर से किसी तरह का लिक्विड टपक रहा था और वह बहुत जोर से दुख भी रहा था। उसका पूरा बदन भी पसीने से भीग चुका था और हाथ पैर बंधे हुए महसूस हो रहे थे। आंखें पूरी तरह खुलते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह ना तो उसके पुराने घर की थी, ना ही उसके ऑफिस की। यह कोई घिसा पिटा बेसमेंट था जहां पर दुनिया भर का कबाड़ा पड़ा हुआ था। और इस कबाड़ को देखते हुए अभिनव के सामने अचानक एक काली टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ एक हट्टा कट्टा आदमी सामने आ गया। कौन है? उस आदमी को देखते ही अभिनव उसके ऊपर चिल्ला पड़ा, गुंडे हैं और गुंडों से सवाल जवाब नहीं करते। तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या? वह आदमी यह बोलकर हंस पड़ा। अभिनव की आंखें अब पूरी खुल चुकी थीं और उसने नोटिस कर लिया कि उस जगह पर 3 लोग और मौजूद थे। अच्छा, किडनैप किया है मुझे? बल्लू, वह मोटी लाठियां लेकर आना जल्दी। अभिनव के सामने खड़े गुंडे ने अपने आदमी को ऑर्डर दिया। कितने पैसे चाहिए तुझे? अभिनव ने पूछा। इस बात पर वह गुंडा जोर से हंस पड़ा। अगर पैसे ही चाहिए होते तो दिन दहाड़े लूट लेते तुझे, समझा? आज किडनैप तो तुझे बचाने के लिए किया है, ताकि तुझे यह याद रहे कि देवेन भाई से क्यों पंगा नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, तो तू देवेन का कुत्ता है? अभिनव ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर गुंडे का पारा चढ़ गया और उसने अभिनव को गले से पकड़ लिया। क्या बोला? औकात में रहे अपनी, नहीं तो जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा।
अबे तू अपनी सोच जानता भी है मैं कौन हूं? अगर जरा भी खरोंच आई ना, बाढ़ आ जाएगी गुड़गांव में खून की। अभिनव की धमकी सुनकर उस गुंडे ने उसका गला छोड़ दिया और वह फिर जोर जोर से हंसने लगा। यह साला डिलीवरी वाला है पर डायलॉग मस्त मारता है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पीट पीट कर रफीक भाई के पास पार्सल कर देते हैं मुंबई, क्या पता रफीक इसको बढ़िया एक्टर बना दे। सभी गुंडे ठहाके लगाने लगे और इस बीच बल्लू नाम का वह आदमी 5-6 मोटी लाठियां उठाकर भी ले आया। अभिनव उन गुंडों से लड़ भी लेता अगर उसके हाथ पैर मजबूती से ना बंधे होते, तो इसलिए इससे पहले कि वह गुंडे उसे मारना शुरू करते, उनसे शांति से बात करने में ही समझदारी थी। रुक जा, अभिनव अचानक चिल्ला पड़ा, तेरे लिए मैं एक अच्छा ऑफर बनाता हूँ, तू मुझे छोड़, मैं तुझे डबल पैसे दूंगा और फिर जाकर अपने ही बॉस देवेन की बजा दे। अबे चुप साले, पैसों से बिकने वाले गुंडे लगते हैं क्या हम तुझे? यहाँ यह सुन सभी लोग मार मार के भूत बना दो साले का, फिर इसको देवेन भाई के सामने लेकर पटक देंगे। काली टी शर्ट पहने उस हट्टे कट्टे गुंडे ने चिल्लाया, जिसके तुरंत बाद ही उसके सारे आदमी बल्लू के हाथ से लाठी उठाकर अभिनव की ओर दौड़ पड़े। चेयर पर बंधा हुआ अभिनव अब उन गुंडों से कैसे निपटने वाला था? अगर अभिनव को कुछ हो गया जाएगा तो उसका माफिया ग्रुप देवेन का क्या हल करेगा? क्या अभिनव की फिलहाल कोई मदद करने आएगा या फिर वह खुद ही अपने दम पर लड़ेगा? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।